हमारा एक पार्ट पोटेंशियल खत्म हो गया, अब बचता है कैपेसिटर। ठीक, तो कैपेसिटर आपका 2 से 3 लेक्चर लेगा। तो देखिए कैपेसिटर एक्चुअल में होता क्या है ये जानिए। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर और कैपेसिटेंस ये दो चीजें आएंगी इसमें। ठीक है, और इसमें हमेशा मिसकंसेप्शन बच्चे कर देते हैं कि कैपेसिटर और कैपेसिटेंस को सेम मान लेते हैं। एक्चुअल में कैपेसिटर डिवाइस है जिसमें हम इलेक्ट्रिक चार्जेस को स्टोर करते हैं। ठीक है, और जो कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटी बताता है उसकी डिवाइस की। ठीक है, कि कितना चार्ज इसमें स्टोर होगा। जैसे एक आप एग्जांपल लीजिए, एक बकेट है। ठीक है, तो वो जो बकेट है वो हमारा एक डिवाइस है जिसमें हम पानी स्टोर करते हैं। ठीक है, कितनी क्वांटिटी का पानी स्टोर करते हैं, जो क्वांटिटी जो बताएगा वाटर की वो कैपेसिटेंस होता है, और जो डिवाइस है जो बकेट है वो हमारा कैपेसिटर होगा। इस एनालॉगस से आप समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो यही एक एग्जांपल ही जनरली मैं लेके चलता हूँ क्योंकि इजी पड़ता है बच्चों को समझना इससे। ठीक है, बकेट और वाटर सबसे बेस्ट है। ठीक है, तो देखिए कैपेसिटर डिवाइस विच स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, अब किसी डिवाइस के अंदर अगर चार्ज स्टोर करना है तो इसका मतलब क्या हुआ है, कलेक्शन ऑफ चार्ज, असेंबली ऑफ चार्ज। ठीक, और असेंबली ऑफ चार्ज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें पोटेंशियल एनर्जी करनी पड़ती है, और वो पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, इलेक्ट्रिक फॉर्म में। तो कभी कभार बुकों में यह भी दिया रहता है कि जो इलेक्ट्रिक चार्जेस की जगह क्या दिया रहता है, विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस के कारण की इलेक्ट्रिक एनर्जी है, तो सबसे जनरल यही है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत सी बुकों में लिखा रहता है, मगर इलेक्ट्रिक चार्ज की असेंबली को बनाने में कोई कुछ पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, उस पोटेंशियल एनर्जी को वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक है, तो जब तक चार्ज स्टोर नहीं होगा तो एनर्जी कहां से आएगी। ठीक, तो सबसे जनरल क्या है, डिवाइस स्टोर्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। ठीक है, और कैपेसिटेंस गिव्स द कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज इन इट। ठीक, ये मैंने आपको एक मोटा मोटा जो है आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि कैपेसिटर क्या करेगा, चार्ज को स्टोर करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया ये समझिए। ठीक, इसमें थ्योरी ज्यादा है एक्सप्लेनेशन करने के लिए। ठीक है, देखिए एक मैं कंडक्टर लेता हूं। ठीक, अब ये कंडक्टर मैंने लिया। अब देखिए ये कंडक्टर में कुछ भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो इसका मतलब ये आसपास के एनवायरनमेंट में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी जनरेट नहीं करेगा। ठीक, आपको फॉर्मूला मालूम होगा, जो ई होता है वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और भी क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। अगर मैं लेट सपोज करिए इसको मैं आर रेडियस मान लेता हूं। ठीक, मान लिया आर रेडियस, स्फेरिकल मान लिया, तो इजी पड़ेगा इंटरप्रिटेशन के लिए। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो आर है ये कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है। ठीक, अब देखिए यहां पे मैं काम करता हूं कि यहां पे मैंने एक चार्ज दिया, जैसे मैंने यहां पे एक चार्ज दिया तो क्या हुआ, आर कांस्टेंट के कांस्टेंट, अगर मैं चार्ज को इंक्रीज करता हूं तो हमारी पोटेंशियल क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। चार्ज को अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इंक्रीज करेगी। ठीक, तो जैसे जैसे मैं चार्ज इसको देता जाऊंगा वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करती जाएगी। ठीक, अब इलेक्ट्रिक और पोटेंशियल इंक्रीज करने से फायदा क्या होगा कि ये जो आसपास इन्वायरमेंट जो है, ये इन्वायरमेंट समझ लीजिए। ठीक है, मीन्स एरिया अराउंड दिस कंडक्टर जो होगा वो इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में क्या होगा, आसपास एटम्स होते हैं इन्वायरमेंट में। ठीक, जैसे जैसे इस पर चार्ज बढ़ाऊंगा तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इंक्रीज करती जाएगी। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज करने लग गई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, बाहर की साइड निकलेगी और एटम्स पे लगेगी। ठीक, अब हमें क्या मालूम है, हमें यह मालूम है कि जो एटम्स होते हैं उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसके चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है। ठीक है, अब देखिए अगर मैं इसी में क्या करूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर की वजह से इस एटम पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, इस डायरेक्शन में भागेगा। मीन्स पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा एटम्स में। ठीक, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। सरफेस के अराउंड, इस कंडक्टर के जो आसपास के सरफेस है उसके अराउंड क्या करेगा, ऐसा कुछ खेल होगा कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा और न्यूक्लियस इधर जाएगा। इसके कारण होगा क्या एक्चुअल में, आप ये समझिए कि इसमें एक्चुअल होगा क्या कि हमें मालूम है
अगर हमें कोई भी चीज देगा तो सहवाग देगा, ठीक। अब कभी ये सहवाग क्या है, स्पेलिंग तो गलत है। देखिए, सबसे जो स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, उसके बाद वीक इंटरेक्शन, और उसके बाद आता है ग्रेविटेशन इंटरेक्शन, ठीक। तो सहवाग सबसे बेस्ट एग्जांपल है, ठीक। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सी हुई, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। उसके बाद वीक फील्ड और उसके बाद ग्रेविटेशनल फील्ड। तो देखिए, जब इलेक्ट्रॉन यहां घूम रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर लग रही है, तो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है, इसका मतलब क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ठीक। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से पहले हम ये भी देख लें कि यहां पे आप ऐसा समझिए, तो देखिए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वीक और ग्रेविटेशन है। तो देखिए, इन दोनों के बीच में क्या होगी, खतरनाक लेवल की एकदम क्या होगी, इंटरेक्शन होगी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, ठीक। और जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, थोड़ी कम है। तो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो इस पॉजिटिव जो प्रोटॉन होते हैं इसके अंदर होती है, ठीक है। मगर ये जो डिस्टेंस कम होने के कारण इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज्यादा इन कंपैरिजन टू ये जो हम कंडक्टर के थ्रू ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये कंडक्टर प्रोड्यूस करेगा इन एटमों पे, उसके कंपैरिजन में ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो जब ये बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर लेट सपोज करिए ये 100 न्यूटन मान रहा है, क्या कर रहा है, 100 न्यूटन लगा रहा है, और ये अभी कितना लगा रहा होगा, 41 न्यूटन लगा रहा होगा, लेट सपोज करिए। तो क्या होगा, केवल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके आसपास के क्या होंगे, बस शिफ्ट कर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर की साइड, प्रोटॉन इधर की साइड, मगर अभी ब्रेक नहीं हुए हैं, इलेक्ट्रॉन अभी एटम को छोड़ा नहीं है, ठीक है। और कब तक नहीं छोड़ेगा इलेक्ट्रॉन एटम को, जब तक कि जो 100 न्यूटन है वो इसके बराबर ना हो जाए, और बराबर हो जाएगी तो भी रहेगा, मगर जैसे ही 1 न्यूटन और ज्यादा बढ़ी तो क्या होगा, ये एटम्स ब्रेक कर जाएंगे। इस समय ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या आ जाएगी, इसके कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगी, और जहां पे ज्यादा फोर्स लगती है फोर्सेस उधर ही की साइड ज्यादा भागेंगे। इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एटम से क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल में केस क्या है कि लेट सपोज करिए इलेक्ट्रॉन अभी ये रिमूव नहीं हुए हैं, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इस पर चार्ज बढ़ाऊंगा, हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कंडक्टर पे है, जैसे जैसे चार्ज डेंसिटी बढ़ाएंगे, चार्ज डेंसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, चार्ज देके, तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी। मैंने चार्ज बढ़ा दिया है तो इसमें करीब लेट सपोज करिए 60 न्यूटन का इंक्रीमेंट हो गया। ऐसे ही हम क्या करते जाएंगे, और चार्ज को देते जाएंगे, जैसे जैसे चार्ज देते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती जाएगी। एक समय ऐसा आएगा कि 100 न्यूटन हो गया, क्या हो गया, 100 न्यूटन हो गया। अब जैसे ही मैंने एक और चार्ज दिया, जैसे ही मैंने एक और चार्ज दिया, ये क्या हो गया, 101 न्यूटन। जैसे ही ये 101 न्यूटन हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स इसको क्या कर जाएगी, ओवरकम कर जाएगी, ठीक। तो इस समय क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एटम्स को छोड़ के क्या करेगा, बाहर की सैर पे निकल जाएगा, ठीक है। क्या कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर की सैर करने लगेगा। अब देखिए इस प्रोसेस को कि सराउंडिंग्स के जो चार्जेस हैं, एटम्स जो है वो क्या हो गए, आयोनाइज हो गए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस। क्या बोलते हैं, आयोनाइजेशन प्रोसेस, और इसको कोरोना डिस्चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोरोना डिस्चार्ज। अब ये कोरोना बीमारी में समझ लीजिएगा, ठीक। मगर ये कोरोना डिस्चार्ज का एक और है कि जब नॉन यूनिफॉर्म सरफेस देते तो जहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है, ठीक। जहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, ये एग्जाम्पल से समझिए, जहाँ चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां आसपास के एनवायरमेंट के जो एटम्स हैं वो क्या करेंगे, इजिली आयनाइज होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को डिस्चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन आयनाइज होते हैं, उसको क्या कहते हैं, कोरोना डिस्चार्ज, ठीक है। तो देखिए, तो जैसे जैसे मैंने इस पे क्या किया, चार्ज बढ़ाता गया, वैसे वैसे क्या हुआ, यहां पर इंक्रीमेंट होता रहा। लेट सपोज करिए यहां मैंने 100 चार्ज कर दिया, ठीक है, 100 कूलम चार्ज दिया,
101 कूलम चार्ज दे दिया। ठीक, तो क्या किया, सारे एटम्स जो सराउंडिंग्स के वो क्या कर गए, इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन छोड़ने लग गए तो अब एक बात बताइए, अगर मैं इसमें एक और इलेक्ट्रॉन फिर से डालता हूं तो क्या होगा, जैसे मैंने यहां एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा यहां एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, जैसे यहां मैं एक और इलेक्ट्रॉन डालूंगा एक और इलेक्ट्रॉन यहां बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे यहां मैं चार्ज डालता जाऊंगा वहां इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा, जो इसको क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। इसका मतलब लीकेज के बाद, क्या, इस प्रोसेस के बाद, आफ्टर आयोनाइजेशन, क्या आयोनाइजेशन के बाद हम चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। अभी तक हम चार्ज देते जाते, जैसे ही आयोनाइजेशन प्रोसेस शुरू हुआ अब चार्ज स्टोर नहीं कर सकते। ये उसकी लिमिट थी, इस कंडक्टर की लिमिट थी कि जैसे ही आयोनाइजेशन प्रोसेस सॉल्व हुआ उससे पहले तक जितना इसने चार्ज स्टोर किया वो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होगी, उसके बाद चार्ज स्टोर नहीं करेगा। ठीक है, आफ्टर आयोनाइजेशन चार्ज रिमेन कांस्टेंट, charge remains constant on a conductor which is maximum limit of that conductor, which is maximum limit to store charge इन कंडक्टर। ठीक है, क्या हो गया, ये मैक्सिमम लिमिट हो गई। अब आप कहोगे कि सर ऐसा कैसे कि हम यहाँ एक चार्ज रखे यहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ये दोनों कैसे हो रहे, जब यहाँ पे हो रहा था तब क्या था। तो देखिए एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। अगर लेट्स सपोज करिए ये जो चार्ज आयोनाइज हुए तो ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ, ये मेरा क्वेश्चन है कि ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे कहाँ। देखिए ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन का क्या है, वही है, जहां ज्यादा पॉजिटिव होगा वही जाएगा। वैसे अर्थ भी अट्रैक्ट करती है इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, मगर पास में कौन है, पॉजिटिव वाला ढेर सारा चार्ज है, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन, इस पे जाके क्या करेगा, सरफेस पे जाके बैठ जाएगा। और जैसे सरफेस पे बैठेगा तो एक जो चार्ज हमने दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन आया तुरंत इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा यहाँ पर, तो इसको चार्ज को क्या कर देगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक, तो जैसे देखिए 100 कूलम चार्ज पे जो इन दोनों एटम के बीच में 100 न्यूटन लग रहा था उतना ही इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लग रहा था, जिसकी वजह से कोई भी आयोनाइजेशन नहीं हो रहा था। ठीक, ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी थी, क्या थी, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। अब देखिए क्या होगा कि जैसे मैंने एक चार्ज बढ़ाया तो कितना हो गया टोटल चार्ज, 101 कूलम। जैसे 101 कूलम हुआ इसका मतलब जो ये कंडक्टर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को जिस एटम के अंदर हो रहा था उसको क्या कर जाएगी, ओवरकम, और तुरंत इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बाहर होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया तुरंत वो सरफेस पे आके बैठ जाएगा, इसका मतलब माइनस चार्ज सरफेस पे आके बैठ गया, तो फिर से क्या हो गया 100 कूलम। ठीक, फिर से मैंने एक चार्ज दिया, जैसे मैंने फिर से एक चार्ज दिया तो क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन निकला, तुरंत इलेक्ट्रॉन बैठ जाएगा वापस। तो जैसे मैंने एक चार्ज और दिया तो क्या हो गया 101 कूलम, फिर से आइटम्स क्या हो जाएंगे, आयनाइज होंगे, जैसे ही आयनाइज हुए इलेक्ट्रॉन उठ के क्या जाएगा, इस पर बैठ जाएगा। तो देख रहे हैं आप बार बार 100 कूलम आ रहा है, बार बार 100 कूलम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चार्ज की जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी वो कितनी है, जब तक आयोनाइजेशन प्रोसेस नहीं हो रहा। जहां पे आयोनाइजेशन प्रोसेस हुआ वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है चार्ज के स्टोर होने की किसी कंडक्टर पे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही चार्ज आप और दोगे सराउंडिंग के इलेक्ट्रॉन्स उतने ही चार्ज को क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। ठीक है, और इसको एक एग्जांपल से आप ऐसे देखिए कि मैं इसका ना जितना भी चार्ज इसको दे रहा हूं वो क्या कर रहा है, इन्वायरमेंट में इलेक्ट्रॉन्स आके उसको क्या कर जाएगा, न्यूट्रलाइज कर जाएगा। मीन्स जो भी मैं चार्ज दे रहा हूं वो क्या कर जा रहा है, लीक कर जा रहा है। क्या कह सकते हो आप, क्या कर जा रहा है, लीक कर जा रहा है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज या लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जहां पे आयोनाइजेशन होता है उसी को हम और क्या बोलते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज। मीन्स जैसे ही मैं इस कंडक्टर पे चार्ज दे रहा हूं वो लीक करके गायब हो जा रहा है। मीन्स एक
बकेट लीजिए, ठीक, इसमें पानी फुल कर दीजिए। जैसे यहाँ पे चार्ज 100 था, 100 के बाद क्या आयनाइजेशन देगा, इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट। तो देखिए यहाँ मैंने चार्ज जो यहाँ वाटर है वो 4 समझ गया, तो हम बकेट में वाटर फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब मैं एक्सटर्नल बाहर से अगर मैं जो वाटर दे रहा हूँ या चार्ज दे रहा हूँ, तो ये जो पानी होगा वो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा ना, ठीक। तो जितना अमाउंट इस बाल्टी में, अमाउंट तो उतना ही रहेगा, और जो एक्सटर्नल दे रहा हूँ वो क्या कर जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। वही चीज यहाँ पे हो रही है, जो मैं एक्स्ट्रा चार्ज दे रहा हूँ वो इलेक्ट्रॉन क्या कर जा रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर जा रहा है। मीन्स चार्ज जैसे यहाँ दे रहा हूँ तो एक चार्ज यहाँ बन जा रहा है, जो कि उसको क्या कर जा रहा है, न्यूट्रलाइज, मीन्स लीक कर जा रहा है। जैसे 100 के बाद मैं 101 कूलम चार्ज दे रहा हूँ, एक और कूलम दे रहा हूँ, तो वो क्या कर जा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज करके वापस से 100 कूलम बन जा रहा है, ठीक है। तो ये आई थिंक ये एग्जांपल आपको समझ आ रहा था। ये जो एक्सटर्नल चार्ज दे रहा हूँ वो क्या कर जा रहा है, लीक कर जा रहा है, ठीक है, एनवायरमेंट में चला जा रहा है, ठीक। जो मैक्सिमम कैपेसिटी थी उससे ज्यादा अमाउंट इस बकेट में नहीं आ पाएगा, ठीक। तो जो कैपेसिटर की मैक्सिमम स्टोरेज होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, जहां तक कि आयोनाइजेशन प्रोसेस जो है वो किसी भी कंडक्टर की क्या होती है, कैपेसिटी होती है किसी चार्ज को स्टोर करने की, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जैसे जैसे मैं चार्ज देता जा रहा हूं वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल बढ़ती जा रही है, मीन्स Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ठीक। तो अब मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर हटाऊंगा तो एक कांस्टेंट लगाऊंगा जो होता है C, वेयर C इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या होता है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस। क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम लिमिट किसी कंडक्टर की क्या होगी, जब तक के एनवायरमेंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का लीकेज या चार्ज का लीकेज ना हो, या मीन्स आयनाइजेशन प्रोसेस सराउंडिंग के आइटम की ना हो, तब तक हम चार्ज स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जितनी बार चार्ज देंगे एनवायरमेंट का इलेक्ट्रॉन आकर उसको न्यूट्रलाइज कर जाएगा, और जो मैक्सिमम चार्ज है उतना ही रहेगा। बकेट में जितना मैक्सिमम पानी है उतना ही भर सकते हैं, उसके बाद पानी क्या करने लगेगा, लीक करने लगेगा, ठीक है। वही केस यहां पर है। तो आप देखिए, तो C क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, Q अपॉन V, मीन्स रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन वोल्ट इज कॉल्ड या पोटेंशियल, रेशियो ऑफ चार्ज इज टू पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल इज कॉल्ड कैपेसिटेंस, ठीक। मैथमेटिकल डेफिनेशन ये है, और फिजिकली क्या समझ सकते हैं कि इट गिव्स द इंफॉर्मेशन हाउ मच चार्ज कैपेसिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, ठीक है। तो ये मैथमेटिकल हो गई, वो फिजिकल हो गई। अब बात करते हैं कि किस किस तरीके के आपके पास अवेलेबल है कैपेसिटर, ठीक है। कैपेसिटर किस किस तरीके के अवेलेबल है, ठीक। तो देखिए स्फेरिकल तो कभी यूज नहीं किया जाता है, अभी पढ़ेंगे क्यों नहीं यूज किया जाता है। मैक्सिमम बैटरियों में आपको पैरेलल प्लेट दिखेगी, और आपके जो सीपीयू है उसमें आपको सिलेंड्रिकल कैपेसिटर दिखेगा, ठीक है। पर आपके सिलेबस में क्या है, ये है, ठीक है। मगर न्यूमेरिकल बनाने के लिए क्वेश्चन डाल देते हैं आर्टिकल में सिलेंड्रिकल कैपेसिटर का, ठीक है, मगर कोई मतलब का नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं दिया हुआ है, ठीक। नहीं तो और साइड बुकों में बहुत दिया हुआ है, हमें अपना स्टक करना सिलेबस एनसीईआरटी तक का। तो देखिए आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर की बात कर लेते हैं कि कितना चार्ज स्टोर करेगा, ठीक। और इसको क्यों नहीं यूज किया जाता यह भी बताते हैं। देखिए एक कंडक्टर है जिसका कुछ क्या है, रेडियस है, इसमें कुछ चार्ज होगा, ठीक है, कुछ चार्ज होगा, मान लीजिए चार्ज, कुछ स्टोरेज होगी तभी तो कैपेसिटी दिखाएंगे, ठीक। तो हमें वोल्टेज मालूम है कि इस कैपेसिटर की क्या होगी, V होगी, ठीक। तो हमें फॉर्मूला मालूम है C इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V। हमें मालूम है कंडक्टर पे चार्ज केवल सरफेस पे रहता है, तो मीन्स कंडक्टर पे पोटेंशियल सरफेस और अंदर सेम होता है। तो अगर मुझे पोटेंशियल देखना होगा सरफेस पे तो क्या होगा, पोटेंशियल का फॉर्मूला के क्यू अपॉन आर। क्यू क्या हो गया, लेट सपोज करिए क्यू क्या हो गया, इस पे जो टोटल चार्ज है सरफेस पे वो क्यू मान लिया, ठीक। तो हम लिख सकते हैं क्या, V को क्या लिख सकते हैं, के क्यू अपॉन आर, आर क्या चला जाएगा ऊपर, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, और के की वैल्यू क्या होती है, हमें मालूम के की वैल्यू क्या होती है, 1/4πε0। तो के की वैल्यू 1/4πε0 अगर हम लिखेंगे तो 4πε0 क्या आ जाएगा,
ऊपर चला जाएगा। और जैसे ही 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर गया तो क्या हो गया, ये फॉर्मूला बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। मीन्स जैसे जैसे इसकी रेडियस बढ़ाएंगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। मीन्स साइज पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटी, ठीक। पर देखिए अगर मुझे इस कंडक्टर पे, स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर मुझे 1 फराड कैपेसिटेंस देना, ओ सॉरी ये भूल गया, जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो क्या आती है, चार्ज का कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट। तो चार्ज कूलम पर वोल्ट, और इसको क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट के नेम पे इसको ऑनर दिया गया फैराड, ठीक। फैराडे से आया है क्या, फैराड, ठीक। तो देखिए अगर मैं इस पे 1 कूलम चार्ज रखूं, ठीक, और इसके जो पोटेंशियल चेंज हो वो क्या हो, 1 वोल्ट हो, तो उसको क्या बोलेंगे, 1 फैराड की कैपेसिटेंस, ठीक। तो C इक्वल टू 1 फैराड अगर मुझे रखना हो तो क्या रखूंगा, C को 1 रखूंगा, तो R क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और मालूम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को क्या लिखते हैं, K, जो कि क्या होता है 9 × 10⁹ मीटर, ठीक। मीटर क्यों, क्योंकि हमें रेडियस निकालने, तो रेडियस क्या होगी 9 × 10⁹ मीटर। अब देखिए ये कितनी बड़ी डिस्टेंस है, ये अप्रोक्सीमेटली 1500 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ अर्थ है, ठीक। 1500 गुना अधिक है किससे, रेडियस ऑफ अर्थ से। मीन्स अगर मुझे एक स्फेरिकल कंडक्टर पे अगर मुझे 1 कूलम चार्ज स्टोर करना हो जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो सरफेस की, तो उसके लिए हमें कितना बड़ा रेडियस चाहिए, 9 × 10⁹, मीन्स अर्थ से भी बड़ा रेडियस चाहिए, ठीक, जो कि इम्पॉसिबल हमारे लिए, ठीक। हम तो अर्थ ही पे रह रहे हैं ना, अर्थ से भी बड़ा चाहिए, ठीक, सन के बराबर चाहिए, सन से भी बड़ा चाहिए 1 फराड के लिए। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 फराड बहुत बड़ी क्वांटिटी है। तो जब हम लोग कैपेसिटेंस लेते हैं तो क्या लगते हैं, माइक्रो फराड, पीको फराड, ठीक, नैनो फराड, इन सब में लेते हैं, ठीक है। और चार्ज भी हम उसी कंडीशन पे लेते हैं, ठीक, क्योंकि 1 कूलम चार्ज को स्टोर करने के लिए बहुत बड़ी रेडियस चाहिए रहेगी, ठीक है, कंडक्टर की, ठीक। इसलिए कभी हम लोग जनरली लिख देते हैं कि 1 कूलम हुआ न्यूमेरिकल में, मगर एक्चुअल में हम कूलम भी क्या लिखते हैं, माइक्रो, नैनो और पीको कूलम में ही काम करते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकल लाइफ में हम माइक्रो, पीको और नैनो कूलम में ही क्या करते हैं, वर्क करते हैं। तो इस कारण से इतने बड़े मतलब ऑब्जेक्ट के लिए ही हम क्या कर सकते हैं, 1 कूलम चार्ज को स्टोर कर सकते हैं, जो कि बहुत बड़ा है और हमारे लिए इम्पॉसिबल टास्क है। तो इसलिए क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक जुगाड़ लगाते हैं, ठीक, क्योंकि फिजिक्स का लैंग्वेज जो है वो मैथ है, और मैथ में जो कि हमारे नेचर को क्या करे, डिस्क्राइब करे और कुछ हमें जुगाड़ बताए, ठीक। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, कहानी शुरू हुई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, ठीक। अब इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक्चुअल में केस क्या चलता है, ये देखिए हम क्या करते हैं, एक चार्ज प्लेट ली और उसके साथ क्या लिया, एक न्यूट्रल प्लेट ली, क्या ली, न्यूट्रल प्लेट ली। अब देखिए इंडक्शन के कारण क्या होगा, ये पॉजिटिव है तो इसकी तरफ कौन से चार्ज अट्रैक्ट होंगे, न्यूट्रल के नेगेटिव वाले, ठीक। तो और अगर इधर नेगेटिव, क्योंकि न्यूट्रल चार्ज है तो उतने ही पॉजिटिव चार्ज क्या होंगे, इधर आ जाएंगे, ठीक। इंडक्शन के कारण क्या होगा, उतने ही चार्ज क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे। तो देखिए पॉजिटिव प्लेट है, इधर नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव है उतने अमाउंट में, ठीक। अब हम क्या करते हैं, देखिए अगर मैं ये जो चार्ज है, देखिए यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा, ठीक। इस चार्ज के कारण पोटेंशियल क्या कर जाएगा, डिक्रीज, क्योंकि माइनस चार्ज है, तो माइनस चार्ज है तो क्या होगा अभी, माइनस के Q/R², और Q को क्या रखेंगे, चार्ज के साथ रखेंगे तो पोटेंशियल क्या कर देगा, इस प्लेट की डिक्रीज कर देगा। बट इतना ही पॉजिटिव चार्ज है और इसकी डिस्टेंस नाम आ चुकी है, मीन्स नेग्लेजिबल है। अगर नेग्लेजिबल है तो मीन्स ये पोटेंशियल क्या कर देगा, इसका बढ़ा देगा, तो जिसके कारण क्या होगा, इफेक्ट कुछ भी नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, अपनी धरती माता को याद करते हैं, मीन्स अर्थिंग करते हैं। अब अर्थिंग करने से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन, ये जो अर्थ है हमारी वो क्या है, इलेक्ट्रॉन इनरिच है अपने में, ठीक। कितना भी इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, कितना भी इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं। तो हमने क्या किया, ये पॉजिटिव पार्ट में क्या किया, हमने अर्थिंग की। अर्थिंग करने से क्या हुआ, धरती माता ने खुश होकर हमें क्या दे दिया,
इलेक्ट्रॉन दे दिए, जो कि इस पार्ट को क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन आएंगे तो हर पॉजिटिव चार्ज क्या कर जाएंगे, न्यूट्रलाइज कर जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जो चार्ज था वो क्या हो जाएगा, इस पार्ट से क्या हो जाएगा, गायब। तो देखिए, तो इस प्लेट में क्या बचा, केवल नेगेटिव चार्ज बचा। अब देखिए नेगेटिव चार्ज के कारण क्या हुआ कि यहां पे जो पोटेंशियल था इसके कारण क्या होगा, पोटेंशियल केवल डिक्रीज कर रहा है। अब पोटेंशियल डिक्रीज करने से क्या हुआ, ये देखिए हमें मालूम है, तो C इक्वल टू क्या हो गया, Q अपॉन B। तो अगर मेरा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। मीन्स हम और ज्यादा चार्ज क्या कर सकते हैं, इसमें स्टोर कर सकते हैं। तो जितनी इसकी पोटेंशियल डिक्रीज करती जाएगी, पोटेंशियल जितनी ये डिक्रीज करती जाएगी, उतनी कैपेसिटी कंडक्टर की क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसका मतलब अगर एक पॉजिटिव प्लेट है उसके आगे हम न्यूट्रल प्लेट लगाएंगे तो क्या करेगा, इंडक्शन के कारण क्या होगा, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव को हम अर्थिंग से कनेक्ट कर देंगे तो इधर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। और जैसे ही पोटेंशियल डिक्रीज किया तो फॉर्मुलेशन मालूम है कि कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। मीन्स कैपेसिटी उस कंडक्टर की क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, स्फेरिकल की जगह पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लगाते हैं। तो आपकी बैटरी जो होती हैं घरों में, आपने इन्वर्टर की बैटरी या कारों में जो बैटरी होती है उनमें कुछ प्लेटें लगी रहती हैं, पैरेलल प्लेट्स लगी रहती है। तो उन पैरेलल प्लेट का काम ही यही है, जितनी डिस्टेंस कम रहेगी उतना चार्ज और बढ़ाएगी, उतनी कैपेसिटी और बढ़ जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, ये क्या करते हैं, ढेर सारे कैपेसिटर लगा देते हैं, वो क्या करते हैं, एनर्जी स्टोर करते रहते हैं। जैसे लाइट जाती है तो वो एनर्जी रिलीज करने लगते हैं, और अंदर कुछ एसिडिक वाटर भरते हैं, जिससे क्या होता है, एक केमिकल रिएक्शन भी अंदर होता है। ठीक है, तो दोनों काम होते हैं। जब चार्ज होती है तो केमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण क्या होती है, चार्ज होती है, और फिर डिस्चार्ज भी उसी की बेसिस से होती है। क्योंकि जब लाइट चलेगी तो पोटेंशियल क्या हो गया, घर का जीरो, और इसका पोटेंशियल हाई है तो पोटेंशियल क्या करेगा, हाई से लो की तरफ जाएगा। तो इसलिए सर्किट वो क्या करते हैं, करंट क्या करती है, घरों में जो इलेक्ट्रिक करंट है, फ्लो ऑफ चार्ज है, वो प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो आपको केस समझ में आ गया ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअल में आया कैसे, क्योंकि स्फेरिकल हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, बहुत बड़ा था। ठीक, और आपको यह भी समझ में आ गया कि कैसे ये क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है चार्ज को। कैसे स्टोर कर रहा है चार्ज को, क्योंकि पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया, अगर पोटेंशियल इंक्रीज कर दिया तो इसका अलग कैपेसिटेंस क्या होगी, उसकी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, और इसी के साथ आपका क्या हुआ, ये लेक्चर खत्म होता है। अब मैं इसका मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन बताऊंगा आपको, और साथ में आपको इसके बेसिस पे सर्किट एनालिसिस कराऊंगा, और फिर सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और फिर इसमें एक और केस आता है कि जब हम क्या करेंगे, डाइलेक्ट्रिक अंदर भर देंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब्स डाल देंगे, तो क्या होता है, ये केस देखना, और इसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। ठीक है।